नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंबाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बैठक की है। बजट को लेकर पीएम मोदी ने बैठक की। अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की है। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। 23 जुलाई को मोदी सरकार बजट पेश करेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश दौरे से वापस लौटते ही पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर बैठक की है। पीएम मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ ये बड़ी बैठक की। इस दौरान इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। आपको बता दें कि 23 जुलाई को मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। तो नई सरकार के गठन के बाद ये पहला बजट होने जा रहा है, मोदी 3.0 का ये पहला बजट। और ऐसे में बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैठक की है। बैठक में तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस दौरान मौजूद रहे। अर्थशास्त्रियों से बजट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। आपको बता दें, रशिया और ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद पीएम मोदी यहां पर पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए हैं। दौरे से वापस लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर बैठक की है। अर्थशास्त्रियों के साथ ये बैठक हुई। इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। 23 जुलाई को मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी। तो मोदी 3.0 के गठन के बाद ये पहला बजट होने जा रहा है। यही वजह है कि सभी की निगाहें इस बजट पर। और बजट को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की है, जिसमें बजट पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में शामिल रही। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से रशिया और ऑस्ट्रिया के दौरे से वापस लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए हैं। अर्थशास्त्रियों के साथ बजट को लेकर उन्होंने बैठक की। साथ में निर्मला सीतारमण मौजूद रही। 23 जुलाई को मोदी 3.0 अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। आज की ये बैठक कितनी खास, कितनी महत्वपूर्ण और किन किन मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई? प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से लौट कर आया, उससे वो यहाँ तक कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको बुलाया, उनके साथ बैठ करके बैठक की कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से 2047 तक देश को विश्व बनाना है, अर्थव्यवस्था सुधारनी है। तो ऐसे में उन्होंने कई मुद्दे भी चर्चा की। आखिर गरीबी और जो मध्य वर्ग के लोग जो हैं उनके बारे में चर्चा की कि मध्य वर्ग लोग और गरीबी को किस तरह से खत्म किया जाए, मध्य वर्ग के जो लोग हैं उनको किस तरह से ऊपर उठाया जाए। देखिए, कई ऐसा बड़ा प्लान किया गया है, तैयारी की गई है कि किस तरह से इन सभी को एक साथ लेके चलना है। जो हमारे आने वाले समय यानी 23 तारीख को जो बजट पेश किया जाएगा, तो उससे पहले ही मीटिंग की गई है कि पूरी तैयारी की जाए, ताकि जब बजट पेश किया जाए तो देश की जनता के लिए क्या क्या रखा गया है, किस तरह से उसकी तैयारी की जा रही है, वो पूरा रोड मैप जो तैयार किया गया। यानी कि जो देश के अंदर है वो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया। आप देखना ये होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री जो बैठक है ये सबसे अहम बैठक मानी जा रही है। जो विपक्ष लगातार वो भी तैयारी में कि आखिरकार जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी पीएम मोदी ये साफ कर चुके हैं कि अब की बार अपने तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा काम करूंगा। और ऐसे में मोदी 3.0 का ये पहला बजट होने वाला है। ऐसे में जनता के लिए क्या कुछ इस बजट में खास हो सकता है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र लगातार जिस तरह से गरीब को और मध्य वर्ग के लोगों के लिए जो इस मीटिंग में सवाल रखे, उसको लेकर के जो तैयारी की गई है वो सबसे बड़ा उनका मुद्दा रहा है कि गरीबी किस तरह से हटाई जाए, मध्य वर्ग को किस तरह से रोजगार दिया जाए, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था बनी रहे, उसको चलाना रहेगा। तो आने वाले 2047 तक देश की जो अर्थव्यवस्था होगी, जो इकोनॉमी होगी, वो कहाँ तक पहुंचेगी। तो कहने को जो प्लान है वही प्लान हमारे जो देश के राष्ट्रपति मुर्मू था, उन्होंने अपने ग्रुप भाषण में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कार्यकाल से ज्यादा इस कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करेंगे, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसको ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो देखना ये होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जो प्लान है, जो नया रूट बन के आ रहा है, जो तैयारी की जा रही है, अब देखना ये होगा जब बजट शुरू होगा, जब ये सत्र शुरू होगा, तो उसमें किन किन मुद्दों को लेकर के जो फैसले लिए जाएंगे, क्या क्या नए नियम, तो क्या क्या कानून बनाया जा रहा है, क्या देश को आगे बढ़ाना है।
तो ये इसको लेकर तैयारी की जा रही है। तो प्रधानमंत्री लगातार बैठकों का दौर जारी है और देखना होगा लगातार वो बैठ कर करेंगे और देश की जनता के लिए क्या क्या नया वो देखा। बिल्कुल, यानी क्या बड़ी सौगात यहाँ पर जनता को दी जाती है, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। हालांकि अजय, हमने देखा था किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने जमकर महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था। क्या माना जाए, इस बजट से किस तरह से जनता को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है? क्या कुछ बड़ी सौगातें या किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट जो है अब की बार दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से लगातार महंगाई को लेकर है, तो उसके लिए भी तैयारी पूरी तरह से कर लिया गया, क्योंकि देश के अंदर ऐसे के समय के हिसाब उसमें जो गरीब होता है, लोग होता है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा नजर आता है। अब देख ने किस तरह से प्लान तैयार किया है, क्योंकि जो जानकार है, जो की जानकार है, उन सभी को वहाँ बुलाया, उनके साथ बैठ के तो बिल्कुल, यानी थोड़ा इंतजार, 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। हालांकि उससे पहले बैठकों का दौर जारी है। विदेश से स्वदेश आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन में नजर आए। अर्थशास्त्रियों के साथ आज बजट को लेकर बैठक की। हालांकि बैठक के बाद किस तरह से हमें अंतर देखने को मिलता है, क्या कुछ बजट में क्या कुछ खास निकलता है, उस पर सभी की निगाहें। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजधानी लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में जेईई 2018 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। सीएम आवास के पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। सीएम आवास पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने से रोका। इस दौरान पुलिस ने मौके को काबू करने के लिए, लोगों को काबू करने के लिए यहां पर कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया। अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन छोड़ा गया है। 2018 के अंतिम परिणाम जारी करने को लेकर ये अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। 6 साल बाद भी अब तक जेईई 2018 परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो यूपी SSSC जेईई 2018 का जो रिजल्ट है वो अब तक जारी नहीं हुआ है। परीक्षा होने के 6 साल बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिससे तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो इस परीक्षा में बैठे थे उन सब में गुस्सा और रोष है। ऐसे में जेईई 2018 के अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के पास प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोका और मौके पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सीएम आवास के पास की तस्वीरें हैं। किस तरह से पुलिस जो है अभ्यर्थियों को जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन छोड़ा गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। वहीं आपको बता दें कि यूपी SSSC जेईई 2018 से जुड़ा ये पूरा मामला है। भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। हालांकि परीक्षा का जो रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, यानी 6 साल बीत जाने के बाद भी अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से अभ्यर्थियों में रोष है, गुस्सा है। वहीं जब ये सभी अभ्यर्थी सीएम आवास के पास प्रदर्शन करने पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें रोका। साथ ही मौके को काबू करने के लिए पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से यूपी SSSC जेईई 2018 की परीक्षा को हुए 6 साल बीत गए हैं, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, क्या वजह सामने निकल कर आ रही है? देखिए रिया, जिस तरीके से आज अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, जो ये अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा ये परीक्षा कराई गई थी 2018 में, जो है अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था, उसके बाद से लगातार इस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाता। जो अभ्यर्थी हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि जो इसके परिणाम हैं, जो इसके परिणाम को इसको जल्द से जल्द घोषित किया जाए। अभी पिछले दिनों बुधवार को इन्हीं अभ्यर्थियों ने लखनऊ के पिकअप भवन में भी प्रदर्शन किया था। पिकअप भवन के प्रदर्शन के बाद आज ये अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, जहां पर इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन करने के बाद पुलिस से अभ्यर्थियों की झड़प भी हुई है, तो पुलिस ने एक 5 सदस्यीय टीम अभ्यर्थियों की तैयार की और जो मुख्यमंत्री आवास के जो कर्मचारी हैं उनके पास ले जाया गया। मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारियों ने आश्वासन दिया इन अभ्यर्थियों को कि जल्द से जल्द ये समस्या को जो है सुलझाया जाएगा और मुख्यमंत्री जी को इन समस्याओं के बारे में बताया जाएगा और मुख्यमंत्री जी जो है आपके आयोग से बात करेंगे कि जल्दी से जल्द परिणाम घोषित किया जाए। तो वहीं पर जब बच्चों से बात किया गया तो बच्चों को कहना था कि 1 महीना पहले जो है ये बच्चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के भीतर आपका परिणाम घोषित कर दिया जाए, जो कि इनकी मुलाकात जून के पहले सप्ताह में हुई थी।
लेकिन जुलाई का पहला सप्ताह बीत गया है और इन अभ्यर्थियों का परिणाम जो घोषित नहीं हुआ, इसमें जो है अब जो भारी मात्रा में जब वहां पर छात्र पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे थे तो 5 छात्रों को तो ले जाया गया मुख्यमंत्री आवास के अंदर, उनसे मुलाकात कराई गई जो वहां के कर्मचारी हैं। बाकी छात्रों को हिरासत में लेकर लखनऊ स्थित इको गार्डन थाने के पास एक इको गार्डन पार्क है कि 1 महीना पहले भी जो अभ्यर्थी थे वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में ये पूरा मामला है। उन्होंने छात्रों को आश्वासन भी दिया, अभ्यर्थियों को आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी होगा। तो आखिर फिर क्यों देरी? सीएम के आश्वासन के 1 महीने बाद भी आखिर क्यों अभ्यर्थियों को सीएम आवास के पास आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया गया? 6 साल बीत गए, परीक्षा हुए, अभी तक आखिर रिजल्ट में देरी किस बात की? देखिए रिया, अगर बात करें तो परीक्षा के परिणाम की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई पहली बार मुलाकात नहीं थी, पहले भी छात्र मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। छात्रों का कहना है कि कुछ ऐसे छात्र भी उसमें हैं जो ओवर एज हुए जा रहे हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके जो है भविष्य के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है, आयोग उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जून में भले ही जो है उन्हें आश्वासन दिया था, लेकिन आयोग के तरफ से अभी ऐसी कोई जो है गाइडलाइन नहीं जारी की गई कि इस डेट को इनका परिणाम घोषित किया जाएगा। और ये छात्र लगातार पिछले 210 दिनों से लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ये जो है बुधवार को ये पिकअप भवन पहुंचे थे, जहां पे लोग जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का दफ्तर है, वहां कर्मचारियों से मिले और वहां प्रदर्शन किया। उसके बाद जब वहां बात नहीं बनी तो एक बार दोबारा फिर इन्होंने रुख किया मुख्यमंत्री आवास का, लेकिन मुख्यमंत्री का आज जो है अंतर जनपदीय दौरा था, तो इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं उनके आवास के, उनसे मुलाकात हुई, तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा यही बताया गया कि मुख्यमंत्री जी के आने पर आपकी सूचना उन तक पहुंचा दी जाएगी और मुख्यमंत्री जी लगातार जो है संपर्क में है आयोग के और कोशिश करके। मामले में कृष्णा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारियों का कहना है कि इस पे काम किया जा रहा है और अभी पिछले 2 महीने से ये मामला एकदम तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 महीने से अधिकारी भी इस पे एकदम काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कि परिणाम कब घोषित किया जाएगा तो अधिकारी हर तरीके से शून्य दिखाई पड़ता है। अधिकारी ना तो डेट बता पा रहा है कि इसका परिणाम कब घोषित होगा, ना अधिकारी एक सही समय बता पा रहा है बच्चों को, जिससे बच्चे लगातार यही कह रहे हैं कि जो उनका भविष्य है उनका भविष्य खतरे में है। अधिकारियों के चक्कर काट काट के थक गए हैं। यहाँ पर आज भी वो सीएम आवास के पास प्रदर्शन करने पहुंचे, मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे, परेशानी बताना चाह रहे थे, लेकिन हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई। यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में भी कुछ अभ्यर्थियों को लिया। क्या माना जाए अब कृष्णा, जिस तरह से अभ्यर्थियों में रोष है इस पूरे मामले को लेकर, आगे क्या कदम अभ्यर्थी उठाने वाले हैं? किस तरह से आंदोलन को और जो है जोर यहां पर देने की कोशिश? अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि अब उनकी सरकार से जो है आमने सामने की लड़ाई है। अब उन्हें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें अपना रिजल्ट चाहिए, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष भी है सरकार के ऊपर रोजगार को लेकर सवाल उठा रहा है। तो अब 6 साल पुराना मामला ये हो चुका है, लेकिन सरकार अभी इसमें पूरी तरीके से विफल ही दिखाई पड़ रही है। सरकार का मानना है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों का अब साफ तौर पर है कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, अब रिजल्ट या एक्शन की बारी है और यही वजह है कि प्रदर्शन पर उतर आए हैं सभी छात्र। हालांकि अब किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या कुछ निर्देश देते हैं, उस पर सभी की निगाहें। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं टोंक जिले के हमीरपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देकर पानी की निकासी की मांग की है। जिला कलेक्टर का गेट बंद होने के कारण ग्रामीण बाहर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में हमारी सागर बांध बन गया है, जिसकी बांध को लेकर पिछले दिनों प्रभावशाली लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिस कारण पूरा पानी गांव में आ गया है, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पानी भरने से ग्राम पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, बैंक समेत अन्य कार्यालय के रिकॉर्ड खराब हो गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच पर भी आरोप लगाए। विभिन्न मांगों को लेकर आज टोंक कलेक्ट्रेट हमीरपुर के ग्रामीण पहुंचे, हमारे साथ मौजूद है। सर, देखिए किस तरह की समस्या आ गई जो आज कलेक्ट्रेट के बाहर क्यों खड़े हैं आप? आज सर सबसे बड़ी समस्या यह है, ग्राम पंचायत हमीरपुर के पूर्व सरपंच साहब ने सार्वजनिक तालाब को और बावड़ी को अपने नाम करवा लिया और उस तालाब को गांव की तरफ से तोड़ दिया, तो पूरा पानी अतिवृष्टि में गांव की तरफ आ गया, जो गांव के
गरीब लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया और कच्चे मकान सभी ढह गए। कितने लोग प्रभावित हुए हैं इससे? इससे 50 मकान तो गिर चुके हैं और आधा गांव प्रभावित हुआ है और सरकारी कार्यालय, स्कूल, बैंक, सहकारी समिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी के अंदर पानी चला गया और सरकारी दस्तावेज और विद्यालय का दस्तावेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दवाइयां सब खराब हो गई। बिल्कुल बहुत खराब हुआ है जी। क्या नाम है आपका? रामलाल जाट। रामलाल जी, क्यों आए आप यहाँ पे? हम आए साहब, हमारे तालाब को तोड़ दिया गया है, गांव के अंदर पानी भर गया, पूरे कच्चे पक्के मकान धस गए, दुकानों में पानी घुस गया, पीछे में पानी घुस गया, बैंक में पानी घुस गया, दवाइयां खराब हो गई, बहुत सारा गांव का। क्या कलेक्टर से आप गुहार लगाएंगे? आप कलेक्टर साहब से यही गुहार है कि हमारे तालाब को रुकवाया जाए, बंद करवाया जाए, जो टूट गया उसको बंद करवाया जाए। जी कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी जोड़ते हैं जी। नाम बताएं अपना। आज भाई मगर हम पानी भर गया, मगर थोड़ा थोड़ी दब गया, मुकानी फूट गया, मगर तुम्हारे तो 2 बकरियां मर गई, गाय मर गई और हमारा भी लागी, थोड़ा का लागी, हर ग्राम में पानी भर गया, कड़े कड़े साड़ो। आज कलेक्टर साहब के पास आए, क्या ज्ञापन देंगे, किस तरीके से आप समस्याओं को अवगत कराएंगे? बाहर क्यों खड़े आप? रोटी खावा बिल्कुल ये वो लोग हैं जो प्रभावित हैं। आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये गुहार लगा रहे हैं। कजोड़ गुजर इंडिया वाई। वहीं खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के बठैन पुलिस चौकी के पास गोलीकांड का मामला सामने आया है, जहां भाई ने भाई को तमंचे से गोली मार दी। घायल युवक का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। पहले आरोपी ने पुलिस चौकी पर तमंचा लहराया, फिर अपने ही भाई को गोली मार दी। वहीं आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया। आरोपी का पुलिस चौकी के बाहर तमंचा लहराते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई की बात कही है। थाना कोसी क्षेत्र के बठैन कला चौकी क्षेत्र में 2 भाइयों के विवाद में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा घायल व्यक्ति, जिसका कि नाम हुकुम सिंह है, उसको ले आकर के केडी मेडिकल कॉलेज में उसका मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया गोली लगने की बात की पुष्टि नहीं करी है। फिर भी अभियुक्त जो उसका सगा बड़ा भाई है, जिसका नाम मंगल सिंह है, उसको पुलिस टीम के द्वारा महतमंचे के गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी की वजह से यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सिद्धार्थनगर में भी कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में तटवर्ती कई गांव चारों तरफ से बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब बारात भी नाव पर आ रही है। जी हां, मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के परसोहिया का है, जहां जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। जहां गांव में एक शादी थी, लेकिन गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी इस तरह भरा हुआ था कि बारात को भी नाव पर आना पड़ा। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया है। चंडीगढ़ में गठबंधन का ऐलान करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ेगी और 53 सीटों पर इनेलो चुनाव लड़ेगी। बसपा इनेलो गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा अभय चौटाला होंगे। हरियाणा में बसपा और इनेलो का गठबंधन, इस दौरान इस पर मुहर लग गई है। अलग अलग आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके हैं। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए, क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग प्रदेश में, तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है
कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूट रही है उसको सत्ता से बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में यह फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। उन्होंने जेजेपी को भी वोट डाल के देखा, उन्होंने कांग्रेस को भी वोट डाल के देखा और भाजपा को भी वोट डाल के देखा। अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है, कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। जी देखिए, जैसे आपको पहले बताया था, नहीं देखिए बिल्कुल पहले आपको जैसे बताया था कि जो गठबंधन जाता है वो दो फैमिलीज का एक रिश्ता होता है, दो राजनीतिक दलों का एक रिश्ता होता है। जब कोई चीज कंफ्यूजन में रहती है या कोई कंसर्न आती है तो वो आपस में बात करके ही डिसीजन लिया जाता है। तो पहले भी आपस में बात करके डिसीजन लिया था, पर इस बारी हमें पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बारी हम नई सारी खाली चुनाव लड़ेंगे बल्कि जबकि सरकार भी बनाएंगे। जी, और कांग्रेस देखे कि उनका क्या काम है पिछले 5 सालों में, जब वो केंद्र की सरकार में रह के भी सरकार नहीं बना पा रहे, केंद्र में भी वो सरकार नहीं बना पा रहे, तो वो उनकी कमियां हैं। अपनी उनकी कमियां दूसरी पार्टी और दूसरी राजनीतिक दलों पे डालना, ये तो हम भी पलट के बोल सकते हैं कि तुम बीजेपी की बी टीम हो और तभी तुम हम लोग राजनीतिक जो रीजनल पार्टीज हैं उनको उभरने नहीं देती। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।